बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार राहुल गांधी का वोट चोर का नारा आया तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का चेहरे की हवाइयां कैसे उड़ गई। कैसे एक लेडी रिपोर्टर बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त को उस सवाल पर घसीटकर लाने को मजबूर हो गई जिस सवाल को दरअसल ज्ञानेश कुमार इग्नोर कर रहे थे। दोस्तों, इस वक्त की सबसे अहम खबर, बिहार में बच चुका है चुनाव का बिगुल और 2 फेजेस में बिहार में चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद से ही कैसे एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठने शुरू हो गए। जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी निकल कर आए हैं, कुछ रिपोर्टर्स ने पूछे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 फेजेस में चुनाव होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर 243 टू 43 सीटों के लिए। 14 नवंबर को मतगणना होगी, रिजल्ट्स आ जाएंगे। 16 नवंबर को सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 14 नवंबर को रिजल्ट आने। पहला जो फेज है वो 6 नवंबर को है, 11 नवंबर को दूसरा फेज है। दरअसल दोस्तों, जैसे ही यह जानकारी आई, आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1 कि जब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना ही था तो कल क्यों नहीं कर दिया। दोस्तों, कल भी चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब आज ही करना था तो कल क्यों नहीं कर दिया। दरअसल आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने यह खबर ट्वीट करते हुए यही पूछा है कि आज क्या इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आज सुबह नीतीश कुमार को मेट्रो का उद्घाटन करना था और 21 लाख और महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाले गए। वहीं दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी यही बात पकड़ी और चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा, इतना बेशरम तो कभी चुनाव आयोग नहीं रहा। बीजेपी कार्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा, ज्ञानेश जी ने पढ़ दिया। बिहार का बच्चा जानता था अधूरे मेट्रो के उद्घाटन होते ही डेट घोषित हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने पूरी बेशर्मी दिखाई, निष्पक्ष होने का भ्रम भी नहीं रहने दिया। और बात भी ठीक है दोस्तों, कल और आज में क्या बदल गया। कल पटना में ही बता देते चुनाव की तारीखों का ऐलान जो भी होना था, तो एक दिन क्यों वेट किया गया, क्योंकि आज सुबह नीतीश कुमार को ऐलान करने देने का वक्त था। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा, तो चुनाव आयोग ने बिहार में जब तमाम दलों के साथ मीटिंग की थी तो बीजेपी ने कहा था कि 2 फेजेस में चुनाव करवाइए, लेकिन इस पूरे मुद्दे में जेडीयू और कांग्रेस एक मत थी कि 1 फेज में कराइए। हालांकि आरजेडी भी इस मत में थी कि 2 फेजेस में चुनाव करवाइए, लेकिन अब बीजेपी और आरजेडी जो चाहते थे 2 फेजेस में चुनाव कराना, वैसा ही हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो एक देश में एक चुनाव कराना चाहते हैं, बिहार जैसे राज्य में 2 फेजेस में चुनाव करवाना पड़ रहा है। यहां तक तो 1 फेज में चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो एक देश एक चुनाव तो कभी होगा, कैसे होगा, जब हमारा चुनाव आयोग बिहार जैसे राज्य में, जहां मात्र 243 सीटें हैं, वहां 1 फेज में चुनाव नहीं करवा पा रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों उस सवाल के पास, या उस नाम के पास, या उस नारे के पास जो आज चुनाव आयोग को, या फिर ये कह ले कि ज्ञानेश कुमार को बार बार हॉन्ट कर रहा था। राहुल गांधी का वोट चोर का नारा। बार बार रिपोर्टर्स राहुल गांधी के वोट चोर के नारे को लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछते और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती। दोस्तों, न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने राहुल गांधी का बाकायदा नाम लिया, वोट चोरी का जिक्र किया। इसके अलावा दोस्तों नीरज नाम के रिपोर्टर हैं न्यूज 18 के, उन्होंने भी राहुल गांधी के को लेकर सवाल पूछा और उन्होंने वोट चोरी के जैसे नालों का जिक्र किया। जरा आप ज्ञानेश कुमार की चेहरे की हवाइयां देखिएगा जब ये सवाल पूछा जा रहा था। सर नमस्कार, मैं न्यूज नेशन से सर मोहित दुबे हूँ। सर, आपने बिहार को लेके अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठाती रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। एक और आप एसआईआर बिहार में करवा रहे थे, दूसरी ओर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा वहां पे उठा रहे थे और आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे थे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खराब हो गई है। तो क्या एक बड़ी चुनौती आप देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक तेजस्वी यादव राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए, क्या जवाब देंगे आप? Sir, Arunima from CNN News 18. The SIR process has ended here. But is there any data point available as to how many illegal immigrants were detected at the end of the SIR process? वहीं अब आ जाते हैं उस सवाल पर जिस सवाल से ज्ञानेश कुमार लगातार बच रहे थे। कल पटना में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था और आज भी दोस्तों बार बार कई रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा, लेकिन ज्ञानेश कुमार इस सवाल से बच रहे थे। सवाल था घुसपैठियों का, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की महिला रिपोर्टर ने बड़े होशियारी से ज्ञानेश कुमार को इस सवाल में वो लेकर आई और उन्होंने कहा कि आखिर चुनाव आयोग इस मामले में कोई पूरा डेटा क्यों नहीं दे रहा।
हमको बताइए ना कि आपको कितने फॉरेनर्स मिले, कितने घुसपैठिए मिले। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने क्योंकि सवाल पूछ लिया, इससे पूर्व में भी सवाल आ चुका था, पटना में भी सवाल आया था, तो ज्ञानेश कुमार फिर इस सवाल को इग्नोर नहीं कर पाए और ज्ञानेश कुमार ने किस तरह से बीजेपी के इस मुद्दे की हवा निकालते हुए कह दिया कि ये तो पॉलिटिकल रेटरिक्स है, डेमोक्रेसी में ये सब चलता है। मतलब ज्ञानेश कुमार ने कह दिया कि बीजेपी का दरअसल ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये मात्र एक पॉलिटिकल रेटरिक्स है, मतलब एक राजनीतिक मुद्दा है, लोकतंत्र में तो ये चलता रहता है। ऐसे बोलकर दोस्तों ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी की हवा निकाल दी। Sir, this is Ritika Chopra from the Indian Express. I'm right here to your left. Sir, to your left. Hi, sir. Sir, आपने mention किया था कि as far as breakup of foreigners is concerned, ये शायद information would be available at the level of the CEO and EROs. But the ECI itself had given us a very detailed breakup when the draft roll was published for the reasons of deletion. So why is it that the commission is not be able to tell us how many voters were deleted on account of non-citizenship? We're asking this question because at the time when this decision was announced, the commission had very staunchly defended its right to check for that, check for eligibility criteria, including citizenship. The commission had repeatedly cited Article 326. So in light of that, now that the exercise is over, if you can just tell us how many people were actually, how many foreigners were indeed found. And secondly, sir, आपने कहा कि SIR पे अभी डिसीजन नहीं हुआ है, बट till about अक्टूबर में SSR की प्रक्रिया फुल स्विंग में शुरू हो जाती थी। तो जब तक आपका वो SIR का डिसीजन नहीं होगा सर, will the summary revision start? Because by 1st you have to publish the draft roll. 65 और 3.66 लगभग 69 लाख नाम कटे, जिनके अपात्र अर्थात अयोग्य होने के कारण कटे। अयोग्य होने के कारण या तो वो मृत पाए गए, या उनके डुप्लीकेट वोट्स थे, या वो भारत के नागरिक नहीं थे, और या स्थायी रूप से प्रवास कर चुके थे। कुल आंकड़े हम आपको दे चुके हैं और अलग अलग आंकड़े। ये व्यवस्था भी आपके मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को मैं बताना चाहता हूं कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था में मतदाता सूची ERO बनाता है और उसके ऊपर अपील DM और CEO की होती है। इसका अनुपालन जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है सभी को करना है, चुनाव आयोग को भी करना है और आपको भी करना है। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर हर विधानसभा में एक होते हैं जिनकी देखरेख में चुनाव का इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसके ऊपर इलेक्शन पिटीशन होती है। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था में चुनाव आयोग सुपरिंटेंडेंस करता है, डायरेक्शन करता है, कंट्रोल करता है और कड़ाई से इस बात को देखता है कि सारे निर्देश, सारे कानून का पालन ये सारी विकेंद्रीकृत और विधायिका के रूप से सारे अफसर कर रहे हैं। बाकी कुछ पॉलिटिकल रिटोरिक्स अगर होते हैं तो उसके ऊपर चुनाव आयोग रिएक्ट नहीं करता है। ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में चलता है। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों की घुसपैठिए का ये मुद्दा आखिर बीजेपी कैसे अब चुनाव के बीच लेकर जाएगी, किस मुंह से लेकर जाएगी? क्योंकि अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही कह रहे हैं कि तो पॉलिटिकल रेटरिक्स है और लोकतंत्र में ये सब चलता है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने ये बात बोली थी, तो ये लाल किले की प्राचीर से भी मोदी जी पॉलिटिकल रेटरिक्स पर बात करते हैं क्या? दूसरा दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर चुनाव आयोग जिस तरह से सवालों से बच रहा था, राहुल गांधी का नाम लेने से बच रहा था, इसके कई मायने समझे जा सकते हैं। वो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने अपनी मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तब की जब वो राहुल गांधी का नाम ले लेकर उनको एक तरह से ललकार रहे थे और कह रहे थे कि हलफनामे पर सिग्नेचर कीजिए 7 दिन के अंदर, नहीं तो आपके आरोप निराधार माने जाएंगे। आज राहुल गांधी का नाम लेने से बच रहे हैं। ऐसी भी क्या बात हो गई? राहुल गांधी का नाम लेकर कुछ नहीं तो एक बार फिर से हलफनामे की डिमांड तो कर ही देनी चाहिए थी। दोस्तों ये तब है जब राहुल गांधी लगातार ज्ञानेश कुमार का नाम ले रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का नाम लेने से अब ज्ञानेश कुमार बच रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।